दोस्तों कहते हैं कि देवर और भाभी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है और बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है। ख़ास करके देवर का घर में अगर कोई ख्याल रखने वाली होती है तो वो माँ के बाद उसकी भाभी होती है। और भाभी दोनों तरह से होती है, एक तो माँ के बराबर की होती है क्योंकि भाभी जिस तरह से ख्याल रखती है वो माँ के बाद उसका दूसरा नंबर है। और भाभी जो है वो एक फ्रेंड भी होती है, फ्रेंड की तरह भी होती है क्योंकि देवर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसे क्या खाना पसंद है या नहीं खाना पसंद है, उसे कैसी बहू चाहिए, ये सभी बातें जो वो भाभी को पता होती है। और इसीलिए इस रिश्ते को बहुत ही प्यारा कहा जाता है और सबसे बड़ी जो फ्रेंडली रिश्ता होता है वो देवर और भाभी का ही होता है। लेकिन इस रिश्ते का बहुत सारे देवर या फिर भाभी जो वो नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं और इस चक्कर में कई बार कई लोगों की जान भी चली जाती है। कुछ ऐसे ही कहानी है जो अलीगढ़ की कहानी है। अलीगढ़ में एक परिवार रहा करता था जिसमें एक रमेश नाम का लड़का और उसका छोटा भाई धीरज। रमेश और धीरज घर पे था। अब रमेश धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी शादी होती है। सोनम नाम की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की से उसकी शादी होती है। अब शादी के बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता है। सोनम को बच्चे होते हैं, एक दो बच्चे होते हैं। फिर वो जो रमेश है काम के सिलसिले में आगरा चला जाता है और आगरा में ही उसकी काम सेटिंग हो जाती है। तो फिर वो अपने परिवार यानी सोनम को लेकर वो आगरा चला जाता है और वहीं पर वो रहने लगता है। अब इधर जो देवर था उसका धीरज, क्योंकि धीरज और सोनम ये जो दोनों देवर और भाभी थी ये दोनों काफ़ी फ्रेंडली थे ये दोनों, और दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करते थे। अब देवर से भाभी जो वो अलग हो गई, भाभी आगरा चली गई और उसका भाई भी, वो दोनों आगरा चले गए। वहाँ पर सोनम को एक और बच्चा हुआ, कुल मिलाकर 3 बच्चे हुए उसको। इसके बावजूद दिखने में वो इतनी खूबसूरत इतनी बोल्ड थी कि कोई भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता। लेकिन खूबसूरती तो ऊपर वाले का दिया होता है, उसे ना तो कोई मिटा सकता है और ना ही उसे बना सकता है। तो खूबसूरती पर नाज भी करते हैं बहुत सारे लोग और बहुत सारे नहीं भी करते हैं, जो सोचती है कि चलो जो भगवान ने दिया वो अच्छा ही है। तो धीरज को अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी, सोनम की जुदाई। सोनम उधर आगरा में, आगरा का एक कॉलोनी था वहाँ पर, उसी कॉलोनी में वो जो है रूम कमरे पर लेता है, वहीं पर रहने लगता है। जिसके बाद धीरज अब धीरे धीरे फ़ोन पर सोनम से बात करने लगी, यानी अपनी भाभी से वो बात करने लगता है। अब बात करते करते ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। धीरज का इधर मन नहीं लग रहा है, उधर जो भाभी है सोनम उसको भी मन नहीं लग रहा है। रमेश दिन भर अपने काम पर चला जाता है और फिर शाम को लौटता है। अब धीरे धीरे धीरज और सोनम इन दोनों के बीच एक प्यार का रिश्ता शुरू हो गया। रमेश किसी काम से बाहर जाता है, कहीं और चला जाता है वो कई दिनों के लिए। जिसके बाद सोनम जो है वो धीरज को अपने घर बुला लेती है, यानी कि ये अलीगढ़ में था तो अलीगढ़ से इसे आगरा बुला लेती है और अपने घर पर ये बुला लेती है। जिसके बाद वहाँ पर ये दोनों मिलते जुलते हैं, बातचीत होती है और ये बातचीत का सिलसिला इतना आगे तक बढ़ता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फिदा पहले से ही थे। और ये चक्कर जो है शुरू से ही चल रहा था। जब अलीगढ़ में ये परिवार रहा करता था वहाँ पर भी ये चक्कर चल रहा था, लेकिन वहाँ पर लोगों को मालूम नहीं था ये बात। अब सोनम और धीरज इन दोनों के बीच वो रिश्ता देवर भाभी का था, लेकिन ये रिश्ता कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली ये घटना को अंजाम देता है। धीरज अपने भाभी सोनम के साथ जो उसे वक्त मिला था, जो पल मिला था, क्योंकि उसका भाई घर पे नहीं था, उसके साथ वो संबंध बनाता है, उसके घर पे रहता है। जब तक रमेश नहीं आता तब तक धीरज भाभी के घर पे ही रहता और उसी के साथ वो अपनी ख्वाहिश जो है वो पूरी करता है। और उधर भाभी सोनम, क्योंकि वो भी अपने देवर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, तो देवर के साथ वो पूरी लिप्त रहती है और दोनों अपनी ख्वाहिश पूरी करने में लगे रहते हैं। फिर जब पता चलता है कि रमेश आने वाला है तो धीरज फिर वो घर चला जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतता है, जिसके बाद रमेश को किसी और काम से कई बार उसे बाहर जाना पड़ता था, कई बार वो लौट कर नहीं आता था, अगले दिन आता था। तो इसी तरह चलता रहा। लेकिन धीरज और सोनम को जो ये दूरी थी ये बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि ये दोनों आपस में संबंध बना चुके थे। और संबंध बनाने के बाद जो जाहिर सी बात है किसी का, दोनों में से किसी का मन नहीं लगेगा, क्योंकि एक दूसरे पर फिदा थे।
अब धीरज कभी कभी आ जाया करता जब रमेश नहीं होता। अगर रमेश दिन में काम पर चला भी जाता तो धीरज वो दिन में भी आ जाता और दिन में वहाँ पर रहता और फिर वो चला जाता, या फिर आसपास वो रुक जाता कहीं भी होटल में या फिर रेस्टोरेंट में। तो सोनम के साथ इसकी नज़दीकियाँ और भी बढ़ती गई और नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ी कि एक दिन सोनम के साथ धीरज यानी कि उसका देवर उसके साथ संबंध बना रहा था और रमेश जो उसका पति है वो अचानक घर आ जाता है और घर का दरवाज़ा जैसे ही खोलता है, दोनों नग्न अवस्था में एक दूसरे में समाये हुए थे, दोनों अपनी अपनी हवस पूरी कर रहे थे, जिसे देखकर रमेश को गुस्सा तो आता है, लेकिन क्योंकि रमेश का ये छोटा भाई था और नादान था, करीब 16 या 17 साल की इसकी उम्र थी, तो ये दोनों इस लिहाज से भी रमेश जो है इस दोनों को माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम दोनों अपने अपने कान पकड़ो और उठक बैठक करो। थूक फेंक करके उसे चटवाया जाता है धीरज को, जो कि धीरज को ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि उसे कोई थूक चटवाए। अब धीरज उस वक्त थूक चाट तो लेता है, लेकिन उसके बाद उसके मन में जो है एक अलग ही चीज़ चल रही होती है। उस वक्त धीरज को रमेश घर से धक्के मार कर निकाल देता है। धीरज जो है वो निकल जाता है, लेकिन वो घर नहीं जाता, उसी आसपास वो रहता है। और जैसे ही रात होती है तो धीरज उस घर में दाखिल हो जाता है और धीरज ने पहले से ये व्यवस्था कर रखी थी, दिन में उसने व्यवस्था कर ली कि आज जो रमेश है उसको रास्ते से ही हटा देना है। और ऐसा ही होता है। धीरज कमरे में दाखिल होता है, करीब रात के 12 या 1 बज रहे होंगे। दरवाज़ा नॉक करता है, जिसके बाद सोनम दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते ही धीरज को देखकर सोनम खुश हो जाती है और धीरज जो है वो कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है और रमेश सोया हुआ रहता है, जिसके बाद जगता है वो और कहता है कि क्यों आए हो यहाँ। जिसके बाद धीरज अपना बंदूक निकालता है, अपना पिस्तौल निकालता है और एक के बाद एक रमेश पर वार करता रहता है। उसके सीने को छलनी कर देता है। रमेश की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद जो है हंगामा होता है, पुलिस आती है। अगल बगल में जब पता चलता है कि गोली चली है तो लोग पुलिस को भी फ़ोन कर देते हैं। पुलिस फ़ौरन वहाँ पर पहुँचती है। जिसके बाद धीरज जो है वो वहाँ से भागने में कामयाब रह जाता है। किसी तरह वो खिड़की के बाहर से वो निकल करके किसी तरह वो भाग जाता है, लेकिन भागने में थोड़ा बहुत वो घायल भी हो जाता है। अब सोनम के सामने रमेश की लाश पड़ी हुई थी, उसके पति की। पुलिस आती है, सोनम से पूछताछ करती है, लेकिन ये लोग कुछ भी बताने को तैयार नहीं। सोनम को ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर पुलिस जो है वो रमेश के लाश को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब सोनम जो है वो पुलिस के ऊपर दबाव बना रही थी कि हमारे पति का कत्ल हो गया है, इतनी रात को आप सब गश्ती नहीं करते और एक बदमाश आता है और पति का कत्ल करके भाग जाता है, लेकिन आप लोग हाथ पर हाथ देकर धड़कर बैठे हुए हैं। गांव वाले भी दबाव देते हैं, जो मोहल्ले वाले होते हैं वो भी दबाव देते हैं। तो पुलिस के ऊपर एक प्रेशर होता है और पुलिस जो है इस छानबीन में हमेशा लगी रहती है। पुलिस इधर उधर तलाशती है, लेकिन कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगता है। फिर करीब 1 हफ्ता गुजर जाता है, जिसके बाद पुलिस आखिरी मौका जो है वो मौका आखिरी उसके पास था कि क्यों ना सीसीटीवी कैमरे को देखा जाए और सीसीटीवी कैमरे की छानबीन की जाए ताकि उससे कुछ सुराग मिले। अब जब सीसीटीवी कैमरे जब खंगालने लगती है पुलिस, तो उसे एक लड़का जो कि 12-1 बजे रात में सोनम और रमेश इसके घर में दाखिल होते हुए नज़र आता है। फिर वो लड़का वापस भी जाता है और वो लड़का कई बार आया हुआ होता है। उससे पहले की भी देखी जाती है तस्वीर, जिसमें वो लड़का बार बार आया हुआ रहता है, लेकिन जाते वक्त उसकी तस्वीर नहीं थी। पुलिस यहाँ पर चौंक जाती है और फ़ौरन उस जो सोनम है उससे पूछताछ करती है, लेकिन सोनम कुछ भी बताने को तैयार नहीं। फिर रमेश का मोबाइल का नंबर का जो है ट्रेस किया जाता है कि उसके नंबर पे कहाँ कहाँ से बात होती थी, कौन कौन आता था नहीं आता था, तो कुछ खास उसमें सुराग मिलता नहीं। फिर उसके बाद रमेश की जो पत्नी है सोनम, उसका नंबर लिया जाता है, उस नंबर को ट्रैक किया जाता है। नंबर ट्रैक होने से पता चलता है कि रात को जो 12 बजे आखिरी फ़ोन आया था वो किसी और का नहीं बल्कि धीरज का था, सोनम के देवर का था। उसी ने फ़ोन करके भाभी से दरवाज़ा खुलवाया था। अब पति जो है वो माफ़ कीजिएगा, पुलिस जो है वो अब सोनम से पूछताछ करती है कि ये धीरज नाम का लड़का कौन है जिससे तुम्हारी आखिरी बातचीत हुई है उसी वक्त जिस वक्त ये कत्ल हुआ है। फिर वो बताती है
कि धीरज मेरा देवर है और वही आया था। अब पुलिस धीरज को उठाती है, क्योंकि धीरज अब जो है वो भाग चुका था अलीगढ़। धीरज को उठाती है, उससे पूछताछ करती है, उससे अलग ढंग से पूछताछ करती है, जिसके बाद धीरज वो सारी बातें हकीकत उगलने लगता है। जिसके बाद वो कहता है कि हमारी और भाभी के बीच में नाजायज़ संबंध चल रहा था और भाई ने देख लिया था, लेकिन हमें ये डर था कि कहीं भाई हमें और मेरी भाभी को कुछ कर न दे, इसलिए मैंने सोचा कि भाई को ही क्यों न रास्ते से हटा दूं। और उसके हाथों कत्ल करने का इरादा नहीं था, लेकिन वक्त ऐसी आई, परिस्थिति ऐसी आई कि धीरज को अपने भाई को ही रास्ते से हटाना पड़ा। और इसके बाद धीरज और सोनम दोनों को पुलिस जो है वो अरेस्ट करती है और उसके बाद जेल भेज देती है, जिस पर 10 साल का मुकदमा चलता है। मुकदमा चल रहा होता है और इधर जो रमेश है वो आखिर दुनिया छोड़कर चला गया रहता है। तो आपने देखा किस तरह से दो भाइयों के बीच एक भाभी का प्यार ने किस तरह से एक घर को उजाड़ दिया, एक नहीं बल्कि 2 घर को उजाड़ दिया। और जिसमें दुखद बात यह है कि उस महिला के पति की जान चली जाती है। और महिला को खास करके ऐसा करना नहीं चाहिए जिसके साथ वो पूरी ज़िंदगी जीने मरने की कस्में खाई हो, उसी के साथ धोखा करती रही और अपने देवर धीरज से वो संबंध बनाती रही। और आखिरकार इसमें जान उसके पति की गई और उसका पूरा घर उजड़ गया। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सच्चाई बयां करना है, ताकि कोई भी ऐसा रिश्ता हो जिस पर आंख बंद करके आजकल यकीन नहीं किया जा सकता। यकीन ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा होता है, बल्कि बहुत लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लें। भरोसा कीजिए, लेकिन उतना ही कीजिए, बाकी बैकडोर से आप जो है अपनी नज़र भी रखिए। तो कहानी में आज इतना ही। कहानी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।